मध्यकालीन बिहार का इतिहास। तो इससे पहले हम लोग जो है प्राचीन बिहार का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं, और ये अब जो हम देखेंगे आगे, अब हमें देखना है मध्यकालीन बिहार का इतिहास। मध्यकालीन बिहार के इतिहास में भी हमको कंप्लीट पोर्शन इसमें देखना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, मध्यकालीन बिहार में हमें पढ़ना क्या क्या, देखो भाई, मध्यकालीन बिहार की अगर हम बात करें तो मध्यकालीन बिहार में हमको पढ़ना है इसमें आपका तुर्क शासन, यानी कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत, इसके अलावा स्थानीय वंश, जो बिहार के लोकल के स्थानीय वंश थे उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा सिख धर्म के बारे में पढ़ना है इसी में आपका सल्तनत काल में बिहार जो था उसके बारे में भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो सल्तनत काल का बिहार जो था उसको भी देख लेंगे, यहाँ पर सारा कंप्लीट वो भी आ जाएगा, सल्तनत काल में जो बिहार का एरिया लगा हुआ था। ठीक है जी, चलिए। तो इसके अलावा और अगर देखना है हमें यहाँ पर क्या भाई, सल्तनत काल का बिहार आ जाएगा, मुगल काल में जो था बिहार, इसके अलावा अफगान शासन में बिहार, यानी कि शेर शाह सूरी के समय, क्योंकि शेर शाह सूरी ने बिहार से ही शासन शुरू किया था। तो ये सारा का सारा हमें टॉपिक जो है मध्यकालीन बिहार में देखना है। उसके बाद आधुनिक बिहार को भी देख लेंगे। तो पहले मध्यकालीन बिहार को समाप्त करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे तुर्क शासन में बिहार। तुर्क शासन मतलब बख्तियार खिलजी का जो शासन था उसे तुर्क शासन कहा गया। ठीक है जी, बख्तियार खिलजी का भी शासन हुआ बिहार में। कब की बात करते हैं, देखते हैं। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक जो श्रेय दिया जाता है वो बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, या फिर कह सकते हैं ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था या गुलाम था। तो ऐसे अगर देखा जाए तो ये गुलामों का गुलाम कह सकते हैं किसको, बख्तियार खिलजी को, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। बिहार, उत्तर बिहार में कर्नाट वंश था, कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता की अगर बात करें तो ओदंतपुरी बिहार जो था बिहार शरीफ में, इस पर इसने जीत हासिल की। कब, 1198 ईस्वी में। तो इसने सबसे पहले ओदंतपुरी बिहार, जिसको कहा गया है बिहार शरीफ में स्थित था, तो इस पर विजय प्राप्त की। इसके बाद इसने, बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी के साथ नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को भी नष्ट करवाया। तो कुल मिलाकर ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो आपका किसके द्वारा, गोपाल के द्वारा बनवाया गया। नालंदा विश्वविद्यालय आपको गुप्त वंश के समय कुमार गुप्त ने बनवाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनाया, जो पाल वंश का प्रमुख शासक था। तो इन तीनों विश्वविद्यालयों को बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट करवा दिया गया है, ऐसे कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं। कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि ऐसे प्रमाण प्राप्त नहीं हुए। तो कुल मिलाकर ये आपका क्या है, इसको लेकर अभी संदिग्ध है भाई। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दी थी, ऐसा भी कुछ प्रमाण मिलता है। उसने 1203 ईस्वी से 1204 ईस्वी में नदिया बंगाल पर चढ़ाई की और सेन वंश की राजधानी पर का अधिकार कर लिया, क्योंकि इस समय जो है सेन वंश की राजधानी क्या थी, नदिया हुआ करती थी, जो बंगाल में जिला है आपका। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर कर बंगाल को छोड़कर भाग गया था। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाई, जो वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है। इसके बाद बख्तियार खिलजी ने कुछ समय तक शासन किया, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसी के एक अधिकारी अली मर्दान के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई और इसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफना दिया गया था। तो इसका आपका कब्र कहाँ पर है, तो बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ के भी कहाँ पर, इमादपुर में। चलिए जी, आगे देखेंगे। अब स्थानीय वंश देख लेते हैं। तो ये था तुर्क वंश। स्थानीय वंश की बात करें तो इसमें कर्नाट वंश आपका देखने को मिलता है। मिथिला के कर्नाट वंश, पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत और मिथिला के क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। कर्नाट वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो नान्य देव इस वंश के संस्थापक हुआ करते थे। कौन, नान्य देव। नान्य देव इस वंश के संस्थापक थे। कर्नाट वंश की राजधानी की बात करें तो सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान नेपाल में स्थित है। तो कुल मिलाकर बिहार जो है नेपाल तक फैला हुआ था। सिमरावगढ़ जो वर्तमान नेपाल में स्थित है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना और भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सैन वंश से हमेशा संघर्ष चलता रहता था। तो इसलिए इन लोगों ने क्या करा, बख्तियार खिलजी को सपोर्ट किया। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मावस्वामिन ने की है, जो एक तिब्बती लेखक है धर्मावस्वामिन, उसने
इस बात की चर्चा की है कि कर्नाट वंश पर आक्रमण किया था किसने? तुगन के द्वारा किया गया था। तो ये भी याद रखना आपको, तुगन के द्वारा कर्नाट पर आक्रमण किया गया। इसके बाद सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना और भेंट का था, यानी कुल मिलाकर दिल्ली के सुल्तानों को ये लोग नजराना और भेंट भेजा करते थे। परंतु गयाजुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान जो 1324 से 1325 के समय हुआ, कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली और इसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। गयाजुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश के शासक की बात करें तो हरि सिंह देव था। यहाँ पर हरि सिंह देव ने 1279 से लेकर 1335 तक समाज सुधार शासन किया और ये एक समाज सुधारक भी था भाई। कौन? हरि सिंह देव, जो कर्नाट वंश का अंतिम राजा था। हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ। किसका हुआ? पंजी प्रबंध। पंजी प्रबंध का विकास किसके समय हुआ? तो आपका हरि सिंह के समय हुआ था भाई। चलिए चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद दिल्ली सल्तनत काल में बिहार, तो कर्नाट वंश हो गया समाप्त। तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव और अंतिम राजा हरि सिंह। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। इसके बाद सल्तनत काल में बिहार की अगर बात करें तो देखिए, दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश की बात करें, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया था, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारियों के समय खत्म हो गया। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। कब? तुगलक काल में। तो 1324 से लेकर 25 में गयाजुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। 1324 से लेकर 1325 के आसपास। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी अपना बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया और उसने पटना तथा गया से उसके अभिलेख प्राप्त होते हैं, इस बात की जानकारी मिलती है। तो राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि भाई राजगीर में जो जैन मंदिर हैं उनमें क्या करा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुछ दान दिया गया था, इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में, उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। बिहार शरीफ जो जिला है बिहार का, वो बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता था। कब? तुगलक काल में। इसके बाद तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है मलिक इब्राहिम का, जो मलिक बयां, जिसको मलिक बयां के नाम से भी जाना जाता था। इसका मकबरा बिहार शरीफ के पहाड़ी में, बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकाते नासिरी में बिहार के नाम की जानकारी प्राप्त होती है। किसमें? तबकाते नासिरी में। इसको भी याद रखना, मिनहाज की पुस्तक थी भाई, 13वीं शताब्दी की बात है। इसके बाद अफगान शासन में बिहार की बात करें, अफगान शासन अगर बात करें तो सिकंदर लोदी की। सिकंदर लोदी ने 1495 ईस्वी में, 1495 से 1496 ईस्वी में दरिया खान नोहानी को बिहार के प्रशासक या राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नोहानी के पुत्र बहार खान नोहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी और दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया था। तो बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। इसके बाद घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। वो किसके समय हुआ था? हुमायूं के समय भाई, हुमायूं के समय। तो बात करेंगे शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी के जन्म की अगर हम बात करें तो इसका जन्म जो है 1486 ईस्वी में हुआ। कहां पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। कहां पर हुआ था जी? पंजाब। पंजाब में भी अगर कभी आपसे पूछ ले पंजाब में कहां पर, तो होशियारपुर पड़ता है आपका पंजाब में, होशियारपुर में, होशियारपुर में पंजाब में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता की बात करें तो हसन खान इसके पिता का नाम था, जो बिहार में एक सासाराम क्षेत्र पड़ता है, यहाँ का जागीरदार था या जमींदार था। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद। बहार खान नोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी, क्योंकि इसने ये इसका अंगरक्षक हुआ करता था। फरीद जो है बहार खान नोहानी का अंगरक्षक था, और जब ये एक बार आपका शिकार करने के लिए गया तो शेर ने इस पर हमला किया, बहार खान नोहानी पर, और फरीद ने उसे तलवार के एक वार से ही मार दिया था, जिस कारण बहार खान नोहानी ने फरीद को शेर खां का नाम दिया। शेर खां ने नोहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा जो पत्नी थी उसका नाम था दूदू बेगम से विवाह कर बिहार के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया या अपने अधीन कर लिया। शेर शाह ने 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर
उस पर भी अधिकार कर लिया। तो कुल मिलाकर 1534 ईस्वी तक आते आते शेर शाह सूरी ने बंगाल और बिहार दोनों क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। कब तक? 1534 ईस्वी। इसके बाद बात करें 1539 ईस्वी में, तो चौसा का युद्ध हुआ। चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया इसने और उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। इसके बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूरवंश या आगरा पर भी अधिकार कर लिया। आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सूरवंश की स्थापना की। कुल मिलाकर भारत में सूर्यवंश की स्थापना हुई। और 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाई। और इसका वर्णन अब्दुल्लाह के तारीख दाऊदी में, जो अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला जो लेखक है, इसकी एक पुस्तक है तारीख दाऊदी। तो इस पुस्तक में इस बात की जानकारी मिलती है कि पटना का दुर्ग बनवाया और पाटलिपुत्र का नाम इसी ने पटना किया था। शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, इसके अलावा 1544 ईस्वी में मारवाड़ जो आपका राजस्थान में पड़ता है, 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में गोला फटने से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की अगर बात करें तो कालिंजर इसका अंतिम अभियान था और इस अभियान के समय ये आपका उक्का नामक अस्त्र चला रहा था। कौन सा अस्त्र चला रहा था भाई? उक्का। उस अस्त्र का नाम था उक्का। तो उक्का नामक अस्त्र चला रहा था। उक्का नामक अस्त्र चलाते चलाते ही इसके पीछे बारूद का ढेर था जिसमें आकर एक चिंगारी लगी और वो फट गया। तो उसके साथ ही ये भी झुलस गया था आग में। उसके बाद इसका देहांत हो गया। शेर शाह ने अपने जीवन काल में सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित एक मकबरे का निर्माण करवाया या उसको शुरू करवाया। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे पूरा करवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय या लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। कैसे पत्थर से? लाल बलुआ पत्थर से है और 8 कोनों वाली यानी कि अष्टकोणीय है, जो एक झील के अंदर है मकबरा सासाराम में बिहार के। शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया। बिहार में ही रोहतास किला भी बनवाया। इसके अलावा शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान वसूल किया जाता था या निर्धारित किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया था भाई जब्ती प्रणाली को। शेर शाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए। शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था। इसके अलावा शेर शाह सूरी की अगर बात करें तो शेर शाह सूरी ने सोनार गांव जो बांग्लादेश में पड़ता है फिलहाल, सोनार गांव से लेकर पुरुषपुर जो पेशावर है, पुरुषपुर यानी कि जो पाकिस्तान में पेशावर है, पुरुषपुर भी इसको कहा जाता है या कहा जाता था, यहाँ तक एक मार्ग का निर्माण करवाया था। बाद में इसी को जीटी रोड के नाम से भी जाना गया। इसके अलावा रुपया भी शेर शाह सूरी के द्वारा ही चलाया गया था। शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां जिसने इस्लाम शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। बाद में सूरवंश 3 भागों में बट गया और 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा या मच्छीवार और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने इनको पराजित कर दिया। किसको? सिकंदर सूरी को। सिकंदर सूरी इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है और सूरवंश का इसी के साथ अंत हो जाता है 1555 में और दूसरी बार फिर से मुगल वंश स्थापित होता है। तो मुगल काल में बिहार की बात करेंगे अब जरा, क्योंकि अब आ चुका है मुगल वंश। शेर शाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूरवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555-56 ईस्वी में मुगल राज्य फिर से स्थापित हो गया। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां कर्रानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन किया गया। तो बिहार में कौन था? ताज खां कर्रानी, इसको याद रखना है आपको। ताज खां कर्रानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां कर्रानी ने इसका विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया और 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। तो कुल मिलाकर अफगान शासक कौन था अंतिम? दाऊद खां, जो किसका पुत्र था? ताज खां कर्रानी का पुत्र था। इसके बाद 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत यानी कि एक अलग राज्य घोषित कर दिया गया। कब? 1580 ईस्वी में। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। तो ये याद रखना है आपको, मुनीम खां बिहार का गवर्नर रहा है भाई। मुनीम खां अकबर के समय बिहार का गवर्नर रहा है। कुल मिलाकर बिहार का पहला गवर्नर इसको कहा जा सकता है। अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया। 1587 ईस्वी से लेकर 1594 ईस्वी तक ये बिहार का प्रांतपति रहा और मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफी मजबूत हो गया था। मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाई गई।
किसको? रोहतास को। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार या स्थापित हुआ। कब? जहांगीर के समय मुगलों ने कब्जा कर लिया। तो छोटा नागपुर के क्षेत्र पर भी मुगलों का अधिकार हो गया था। छोटा नागपुर का क्षेत्र मतलब जो आज वर्तमान झारखंड में स्थित है। इस क्षेत्र से मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति या गवर्नर बनाया। उसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। चलिए आगे बात करेंगे औरंगजेब की। तो औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र राजकुमार अजीम को, ये भी नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में ये भी आपका एक दो बार आया है, इससे पहले भी आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद, देखो पटना का नाम क्या कर दिया, इसका पहले नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसने बनाया? उदयन ने बनाया क्या? पाटलिपुत्र। शेरशाह सूर्य ने कर दिया पटना, और अजीमाबाद किया किसने? अजीम ने। राजकुमार अजीम जो औरंगजेब का पुत्र था, उसका सौंदर्यकरण करवाया इसके द्वारा। उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुख सियर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। तो औरंगजेब के देहांत के बाद इसके बाद उसके उत्तराधिकारी के शासक बने मुअज्जम जहांदर शाह। उसके बाद फर्रुख सियर आया। तो फर्रुख सियर ने अपना जो राज्याभिषेक जो करवाया था वो कहां पर करवाया? पटना में करवाया था 1713 ईस्वी में। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। शाह आलम सेकंड द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 में पटना में ही होगा आगे चलकर। ठीक है, तो औरंगजेब के देहांत कब हुआ? 1707 ईस्वी में। उसके बाद कमजोर सत्ता हुई बहुत ज्यादा और बिहार बंगाल का भाग बन गया। तो कुल मिलाकर बंगाल ने बिहार पर अब अपना कब्जा स्थापित कर लिया। तो दोनों क्या हुए? बंगाल और बिहार एक साथ बन गए, तो कुल मिलाकर बंगाल बन गया औरंगजेब के देहांत के बाद। मुर्शीद कुली खां की बात करेंगे, बंगाल का पहला नवाब था। 1727 ईस्वी तक बिहार बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा और उसके बाद सरफराज खां यहाँ का नवाब बना। तो मुर्शीद कुली खां को बंगाल का पहला नवाब भी माना जाता है। उस समय ये बिहार का भी नवाब था। अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में 1740 ईस्वी में सरफराज खां को पराजित कर दिया और बंगाल का नवाब बना। तो कुल मिलाकर सरफराज खां को हटाकर कौन बना? अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। तो ये बंगाल का अंतिम सबसे प्रमुख नवाब माना जाता है। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को स्थायी बना दिया और 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार बंगाल उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट नियंत्रण स्थापित हुआ। तो ये था आपका क्या भाई? मुगल वंश के समय। इसके बाद सिख धर्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि सिख धर्म का भी बिहार से कुछ संबंध रहा है। देखिए बात करेंगे बिहार के बारे में और सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म की अगर बात करें तो सिख धर्म के संस्थापक जो थे गुरु नानक थे, आप सभी जानते ही हैं। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर और भागलपुर आदि क्षेत्रों की यात्रा की थी। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी, क्या नाम है? गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो मां बनने वाली थी। यहीं पर पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ जो सिखों के अंतिम गुरु कहलाएंगे भाई। सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ। कब? 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ था। कुल मिलाकर सिखों के जो अंतिम गुरु थे उनका जन्म कहां पर हुआ? तो पटना में हुआ। कब? 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने और 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तख्त श्री हरमिंदर साहिब या तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा करवाया गया। तो ये भी आपका पटना में स्थित है। तो ये कुछ था क्या भाई? ये था आपका सिख धर्म। तो ये सिख धर्म देख लिया आपने। इसके अलावा हमने क्या देखा? मध्यकालीन भारत में ही हमने आपका दिल्ली सल्तनत देख लिया, सल्तनत काल देख लिया। इसके अलावा हमने मुगल वंश देखा, मुगल वंश भी देख लिया। ठीक है, और सिख धर्म से संबंधित जो बिहार में चीजें थी वे भी हमने आपको देख ली, इसमें चर्चा कर ली है। तो ये था भाई आपका बिहार की दृष्टि से आधुनिक मध्यकालीन भारत। अब बात करेंगे आधुनिक बिहार की। तो आधुनिक बिहार की अगर हम बात करें, आधुनिक बिहार के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन सी चीजें हमको पढ़नी है वे एक बार देख लेते हैं। देखो आधुनिक बिहार की अगर मैं बात करूं तो आधुनिक बिहार में हमें क्या क्या पढ़ना? सबसे पहले हमें देखना है यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश।
तो यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश हुआ था, उनके बारे में बिहार से संबंधित जो कुछ चीजें हैं थोड़ी बहुत उसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद जनजातीय विद्रोह देखेंगे, फिर 1857 की क्रांति और बिहार का उसमें क्या रोल रहा उसके बारे में देखना है, फिर राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का क्या योगदान रहा, फिर पृथक बिहार का गठन कब हुआ, आप सभी जानते हैं 1912 में, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हम आधुनिक बिहार का इतिहास भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए जी, सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश की बात करते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले कौन सी आई थी भाई, पुर्तगाली कंपनी आई। और पुर्तगाल का भी कौन सा यात्री आया था, तो वास्को डी गामा, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो पुर्तगाली कंपनी जिसका नाम उस्ताद द इंडिया था, वो सबसे पहले भारत में आई थी। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली ही आए, जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। कहाँ से, हुगली नदी जो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता इसी नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ से पटना तक आते थे ये लोग नावों के माध्यम से और व्यापार करते थे। वे लोग क्या करते थे, पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे और इनको लेकर यहाँ से चले जाते थे। कहाँ पर लेकर जाते थे, ये ले जाते थे भाई हुगली, हुगली बंदरगाह पर, और वहां से अपने देश में ले जाते थे पानी के जहाज के माध्यम से। तो इस तरह से व्यापार करते थे। इसके बाद 1632 ईस्वी में क्या हुआ, 1632 ईस्वी में पटना में, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत जो है अभी फिलहाल, डचों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। कहां पर, पटना में। तो डचों ने सबसे पहले, अगर आपसे पूछे देखो बिहार में सबसे पहले कौन सी कंपनी आई, तो पुर्तगाली कंपनी आई। लेकिन अगर बात करें व्यापार करने की या अपना कारखाना खोलने की या व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की, तो सबसे पहले डचों के द्वारा किया गया था। इस चीज को याद रखना है। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र और सोरा आदि में थी। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना में आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र खोला। देखो डचों ने कब खोला, तो 1632 में। अंग्रेजों ने कब खोला, 1620 में ही खोल दिया था, लेकिन वो अस्थायी हो गया था, यानी कि बंद कर दिया गया था बीच में। लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गई थी फैक्ट्री, जो उन्होंने आलमगंज, पटना आलमगंज में खोली थी। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता जो प्राप्त हुई वो 1661 में हुई थी। तो कुल मिलाकर इस तरह से कह सकते हैं कि सबसे पहले कौन, किन्होंने स्थापित की, डचों ने। सबसे पहले डचों ने की, लेकिन अंग्रेजों ने भी प्रयास किया था, कब, 1620 में, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। ठीक है, उन्हें सफलता प्राप्त हुई 1651 में। तो सबसे पहले डच आए, डच कंपनी लगी, फिर अंग्रेज कंपनी लगी, लेकिन आए थे सबसे पहले पुर्तगाली यहाँ पर। अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी की अगर बात करें तो 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी और डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा था यहाँ पर उसने। इसके बाद बात करें अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में, वर्तमान में गुजरा गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय स्थित था, अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में। डेनिश की बात करें, डेनमार्क के जो थे, डेनिश कंपनी ने 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। मुगल शासक फरूख शेर की बात करें तो 1713 से लेकर 19 तक रहा है। इसने 1717 में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने और सिक्के प्रयोग करने की मान्यता प्रदान की थी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो कुल मिलाकर बंगाल के पूरे क्षेत्र में ये लोग कर मुक्त व्यापार करने लगे थे। बंगाल, बिहार और अंग्रेजों के बारे में बात करते हैं। अंग्रेजी कंपनी को 1717 में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अली वर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। तो आपस में दोनों में क्या हुआ, मुगलों के बीच में और आपका बंगाल के नवाबों के बीच में भी आपका संघर्ष चल रहा था, जिसका फायदा किसने उठाया, अंग्रेजों ने उठाया। तो 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां के देहांत के बाद उसका नाती या उसकी लड़की का लड़का जो था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब बना। और 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य एक युद्ध हुआ, जिसे पलासी का युद्ध कहा जाता है, पलासी की लड़ाई कहा जाता है, जिसमें सिराजुद्दौला हारा और सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया, क्योंकि ये अंग्रेजों की सहायता से नवाब बना था या गद्दी पर बैठा था। 1760 में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया गया, लेकिन ये भी 3 साल शासन कर पाया। ये 1763 में इसको भी हटा दिया गया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर बना दी गई। इसने कहां पर लेकर आ गए, मुंगेर लेकर आया, जो बिहार में है, पहले बंगाल में हुआ करती थी, स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानीय व्यापारियों पर से इसने कर समाप्त कर दिया। इससे अंग्रेज या ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी या उनको नुकसान होने लगा। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर फिर से
मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया। तो मीर जाफर फिर से गद्दी पर बैठ गए। इसके बाद बात करेंगे 1763 में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। ठीक है जी। और पटना में उसने अपनी अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार, सॉरी, पटना में उसने एक अंग्रेजी कंपनी थी, फैक्ट्री थी, उस पर अधिकार कर लिया। किसने? मीर कासिम ने। इसके बाद वह अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला और उसने एक गठजोड़ किया, एक सैन्य, या आपका क्या करा, गठबंधन करके एक सेना बनाई। तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों, हेक्टर मुनरो था इस समय सेनापति, के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। तो कुल मिलाकर बंगाल का जो नवाब था, जिसका नाम था क्या भाई? मीर जाफर, नहीं मीर कासिम, जो भागकर पटना आ गया था, उसने अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह शाह आलम सेकंड, जिसका नाम था, इनके साथ में एक गठबंधन किया और अंग्रेजों के साथ लड़ा, जिस कारण युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध। कब? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ? संयुक्त सेना की हार हुई। जो गठबंधन की सरकार बनाई गई थी भारतीयों की, वो हार गई। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार और बंगाल व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, यानी कि अधिकार देना पड़ा। तो कुल मिलाकर जो दिल्ली का आपका शाह आलम सेकंड था, उसके साथ एक समझौता किया अंग्रेजों ने। अंग्रेज कौन था इस समय? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा हम आपको एक साल में 26 लाख रुपए देंगे और 26 लाख रुपए के बदले बंगाल की, बिहार की, उड़ीसा की कर वसूल करने, ठीक है, लगान वसूली, दीवानी बोलते थे, लगान वसूल करने का अधिकार किसको मिल गया? अंग्रेजों को मिल गया। लेकिन शासन जो है किसके द्वारा किया गया? नवाबों के द्वारा ही किया गया, क्योंकि मीर जाफर के एक छोटे से लड़के को, अल्पवयस्क पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया नवाब बनाकर अंग्रेजों ने। तो 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री में मुख्य अधिकारी मिडलटन, जिसका नाम था, क्या नाम था? मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडल का सदस्य बना दिया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी के द्वारा नायाब दीवान बना दिया गया, यानी कि इसको एक उच्च पदाधिकारी बना दिया गया, लेकिन धीरज नारायण को हटा दिया गया। ठीक है जी। इसके बाद बात करेंगे 1760 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा, बहुत बुरा अकाल पड़ा। इसके बाद पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में भी अकाल का प्रकोप भयंकर रहा और लाखों की संख्या में लोग मारे गए। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा, यानी कि फिर से अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जोन सोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। इसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गोर्स्टिन तथा द्वारा गोलघर का निर्माण किया गया, एक अन्नागार जिसको कहा गया गोलघर को। तो गोलघर का निर्माण किसने किया था? ये किया था भाई आपका जॉन ग्रोस्टिन के द्वारा किया गया था। कब? 1784 ईस्वी में, अकाल के समय। तो ये कुछ आपका अंग्रेजों के साथ था। अब जनजातीय विद्रोह देख लेते हैं। बिहार में जनजातीय विद्रोह भी हुए, क्योंकि बिहार उस समय जो ना, बिहार, उड़ीसा और झारखंड का क्षेत्र सारा इसके साथ, इसके अंतर्गत आता था भाई। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह की अगर बात करें तो वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले बात करेंगे तमाड़ विद्रोह की। तमाड़ विद्रोह 1789 से 94 ईस्वी तक चला और ये छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में हुआ था। नेतृत्व की बात करें तो अनेक नेता इसका नेतृत्व कर रहे थे, किसी एक का नाम नहीं आता। चेरो विद्रोह की बात करें, दूसरा था चेरो विद्रोह, 1800 से लेकर 1802 ईस्वी तक हुआ। ये आपका पलामू के क्षेत्र में हुआ, जो वर्तमान झारखंड में पड़ता है। भूषण सिंह के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया, या विद्रोह का नेतृत्व किया गया। हो विद्रोह, हो जनजाति के द्वारा किया गया, और ये 1820 से लेकर 21 ईस्वी में हुआ था भाई। सिंहभूम जिले, सिंहभूम या सिंह भूमि भी कहते हैं इसको, कहां पर है? झारखंड, वर्तमान झारखंड में है क्षेत्र। ये वर्तमान झारखंड में चला गया है क्षेत्र, तो वहां पर ये आंदोलन हुआ, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में। कोल विद्रोह की बात करें, 1831 से 32 ईस्वी के आसपास में हुआ, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में। बुद्धो भगत के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। संथाल विद्रोह की बात करें, संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ, संथाल परगना में हुआ था। ये आपका सिद्धू कान्हू चांद व भैरव के द्वारा किया गया। ये बंगाल का क्षेत्र आता था इसके अंतर्गत भाई। ठीक है, बंगाल और थोड़ा बिहार और थोड़ा झारखंड का क्षेत्र जो संथाल वाला है, वो क्षेत्र था आपका। सरदारी विद्रोह की बात करें तो 1858 से 95 ईस्वी के बीच में ये हुआ। नागपुर
और सिंहभूमि के जिले में, नागपुर, छोटा नागपुर पठार यानी कि झारखंड का क्षेत्र और सिंहभूमि, इन क्षेत्रों में किया गया। मुंडा विद्रोह की बात करें, मुंडा विद्रोह आप सभी जानते ही हैं, 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक हुआ। छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में बिरसा मुंडा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसके बाद ताना भगत विद्रोह की बात करें तो 1913 से 14 तक चला ये गुमला क्षेत्र में हुआ, जो वर्तमान आपका कहां पर है, वर्तमान झारखंड में है। जतरा भगत के क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ। कुल मिलाकर ये सारे विद्रोह जो हुए ये छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में हुए थे, जो वर्तमान झारखंड में चला गया है भाई, ठीक है, लेकिन उस समय बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। संताल विद्रोह के बारे में देख लेते हैं थोड़ा डिटेल से। तो कुछ मेन विद्रोह हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जैसे बात करते हैं संथाल विद्रोह की। संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 ईस्वी में हुआ, यानी कि 1857 की क्रांति से एक साल पहले ये विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन ए कोहो, याद रखना है भाई, दामन ए कोहो के नाम से भी इसको जाना जाता है, संथाल विद्रोह को जाना जाता है। किस नाम से? दामन ए कोहो के नाम से। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों, यानी कि बाहरी लोगों को क्या कहा गया? आदिवासी बाहरी लोगों को बोलते थे दीकू। दीकुओं द्वारा शोषण और मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि के लिए हुआ था। तो कुल मिलाकर बाहरी लोगों के द्वारा छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया गया, जिस कारण ये विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू, इसके अलावा चांद और भैरव का भी नाम याद रखना है भाई, ये आपके चारों के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। सिद्धू और कान्हू को तो सभी जानते हैं, इसके अलावा चांद और भैरव के द्वारा भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप बंगाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो 1869 में आया था, संथाल परगना और मांझी व्यवस्था को मान्यता प्रदान कर दी गई थी। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अब बात करेंगे मुंडा विद्रोह के बारे में। मुंडा विद्रोह की अगर मैं बात करूं तो 1895 से लेकर 1900 ईस्वी में छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में एक बहुत भयंकर आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उल गुलान। इससे ऊपर की अगर बात करूं संथाल विद्रोह की, तो दामन ए कोहो, और इसे कहा गया क्या? उल गुलान विद्रोह। उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना गया इसको। इस विद्रोह का कारण दीकुओं द्वारा शोषण, जो बाहरी लोग थे वे आपके आदिवासियों का शोषण कर रहे थे। इसके अलावा खूंट कट्टी आदिवासियों की जो कृषि करने की पद्धति थी उसे खूंट कट्टी कहा जाता था। झूम कृषि को ही यहाँ पर खूंट कट्टी कहा गया। व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने के कारण यह विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। तो उनके गुरु कौन थे? आनंद पांडे, बिरसा मुंडा के। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताया। सिंह बोंगा जो है आदिवासियों के देवता थे, तो उनका इसने क्या बताया कि भाई मैं उनका अवतार हूं। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। किसने? बिरसा मुंडा ने। इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 ईस्वी में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया और 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनका देहांत हो गया था। हैजा हो गया था उनको भाई, ठीक है जी। कहाँ पर? रांची जेल में वे बंद थे। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खूंटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई और छोटा नागपुर काश्तकार या काश्तकारी अधिनियम 1904 लाया गया या पारित किया गया। अब बात करेंगे तो ये थे भाई कुछ विद्रोह। 2 प्रमुख विद्रोह हुए थे, संथाल और एक था आपका मुंडा विद्रोह। इनको याद रखना है आपको, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। दोनों ही वर्तमान झारखंड में चले गए भाई, ठीक है। 1857 की क्रांति से पूर्व बिहार में हुए विद्रोह या आंदोलन की बात कर लेते हैं, जो 1857 की क्रांति से पहले हुए थे। कहां पर? बिहार में। चलो जी उनको देख लेते हैं एक बार। चलो भाई उनको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे वहाबी आंदोलन की। वहाबी आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है बेटी। तो वहाबी आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो ये वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल वहाब थे। कौन? अब्दुल अल वहाब इनको कहा जाता है। अब्दुल अल वहाब के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया और उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। कहाँ पे? अरब क्षेत्र में। अरब क्षेत्र कहाँ पर? यानी कि सऊदी अरब वाले एरिया में, सऊदी अरब, ईरान, इराक वाले क्षेत्र में। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा, जो रायबरेली का रहने वाला था, के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में इसने स्थान ले लिया। भारत में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था,
ठीक है, सॉरी, भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। एक तो केंद्र था आपका सितना, सितना पड़ता था पाकिस्तान में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। दूसरा केंद्र बना पटना। तो पटना की बात करेंगे, पटना केंद्र से धन और स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था, यानी कि पटना से पैसा इकट्ठा करके कहाँ भेजते थे, सितना भेजा जाता था। सितना जो आपका अफगानिस्तान के बॉर्डर वाले क्षेत्र में था, यानी कि पाकिस्तान में। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने। एक था इनायत अली, बिहार का रहने वाला, विनायत अली, बिहार के रहने वाले, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। नाम याद रखने हैं, इनायत अली, विलायत अली और फरहत अली, इसके अलावा मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराइजी आंदोलन वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित हुआ था। तो बंगाल में जो फराइजी आंदोलन चला था वो इसी आंदोलन को देखकर शुरू हुआ था भाई। वहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अंबाला, जो वर्तमान हरियाणा में है, और 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। वहाबी नेताओं को कारावास और मृत्युदंड की सजा दी गई, लेकिन कारण क्या हुआ, बाद में आंदोलन बंद हो गया। बात करेंगे नूनिया विद्रोह की। नूनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ। बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग जो था, जिनको नोनिया कहा जाता था, द्वारा यह विद्रोह शुरू किया गया। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था, है जी, बारूद बनाने में। बिहार में सोरा उत्पादक मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में सोरे का उत्पादन होता था। बिचौलिए जो थे वे कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। कुल मिलाकर जो है लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा था। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया, यानी कि चोरी से बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया संप्रदाय या समुदाय ने विद्रोह कर दिया, और अंततः अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बाद में दबा दिया था भाई। तो ये था आपका नोनिया विद्रोह, जो बिहार में हुआ सोरा को लेकर। लोटा विद्रोह की बात कर लेते हैं। लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में हुआ। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया जी। 1857 क्रांति से 1 साल पहले जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन बाद में सरकार ने क्या करा, उनसे पीतल का लोटा ले लिया और मिट्टी का लोटा दे दिया उनको। तो जिस कारण इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। जब ये विद्रोह बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा तो फिर बाद में इन लोगों को क्या करा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा पीतल का ही लोटा दे दिया गया। अब बात करेंगे भाई 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। ये क्रांति कहां पर हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, ये आप जो है भारत की जीके में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। उससे पहले मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। बहुत सारे इसके कारण थे। चलिए जी बिहार में देख लेते हैं। तो ठीक है, बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले से स्टार्ट हुई। देवघर के रोहिणी गांव, याद रखना है, देवघर का रोहिणी जो गांव है, वहां से 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया था। देवघर वर्तमान में झारखंड में चला गया भाई। ठीक है, चलो जी, इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए, यानी कि कुल मिलाकर 2 अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट के पद पर जो थे, इन दोनों की हत्या कर दी किन्होंने, क्रांतिकारियों ने। चलिए जी, रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा बाद में दबाया गया, क्योंकि बाद में मेजर मैकडोनाल्ड को भेजा गया, उसने इस विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित किया। विद्रोही सैनिकों को क्या करा, फांसी दे दी गई। अब जब इन्हें फांसी दे दी गई तो विद्रोह और ज्यादा बढ़ गया। पटना में विद्रोह का नेतृत्व जो हुआ 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता, पुस्तक बेचने वाला था, पीर अली, किसके द्वारा किया गया भाई, तो याद रखना किसके द्वारा किया गया, पीर अली के द्वारा किया गया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लोयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को बाद में दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। तो पीर अली को फांसी दे दी गई बाद में भाई। इसके बाद 25 जुलाई 1757 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर, उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार थे, वहां पर बाबू कुंवर सिंह उनका नाम था, बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह शुरू कर दिया और अपना नेता इनको चुन लिया भाई। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना जिलों में सैनिक शासन लागू, यानी कि मार्शल लॉ की घोषणा कर दी। कहां कहां पर, सारण में, तिरहुत में, चंपारण में और पटना में, जो यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने
भागलपुर, गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया और उन्होंने टिकारी राज पर हमला किया तथा 10,000 रुपए लूटे। तो विद्रोही सैनिकों का एक झुंड जो था वो भागलपुर पहुंचा और गया पहुंच गया और वहां पर जेल पे हमला कर दिया और 400 कैदी छुड़ा दिए। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अब्दुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4,000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया, यानी कुल मिलाकर अंग्रेजों के साथ लड़ने का फैसला लिया। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया। किनके द्वारा? बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। इसके बाद 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर दिया। आरा जो बिहार में पड़ता है पटना के पास, इस पर कब्जा किया। आगे बात करेंगे, आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया। जो अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन डनवर, वो मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां पर अंग्रेजी सेना भेज दी गई। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। रीवा होते हुए एमपी का जो क्षेत्र है रीवा और बांदा यूपी का, तो लखनऊ चले गए। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। इसके द्वारा अवध का जो शाह था उसके द्वारा आजमगढ़ का जिला फरमान दे दिया, यानी कुल मिलाकर आजमगढ़ का क्षेत्र दिया गया। दिसंबर 1857 ईस्वी को कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया और उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। और 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। सॉरी, किसने? कुंवर सिंह ने। तो जो एक आपकी सेना आई थी कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में, ब्रिटिश जो सेना आई थी उसको भी कुंवर सिंह ने बुरी तरह से पराजित किया, यानी कि हरा दिया। शिवराजपुर घाट गंगा नदी पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। ये याद रखना है आपको। तो गोली किसने मारी इनको? इनके हाथ पर डगलस के द्वारा। तो डगलस के द्वारा इनके हाथ पर गोली मारी गई। पूछ सकता है एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आपका हो सकता है ये क्वेश्चन इस तरह से देखना मिलेगा, कौन से हाथ में लगी? तो बाएं हाथ में लगी थी भाई, बाएं हाथ में, यानी कि खब्बे हाथ में कह सकते हैं। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा नदी में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह किंचन भेंट स्वीकार करो। तो कुल मिलाकर जिस हाथ में गोली लगी थी ताकि जहर ना फैले, तो उसने अपना हाथ काटकर आपका कहां फेंक दिया? गंगा नदी में फेंक दिया। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह का बाद में क्या हुआ? वायरस फैल गया था इनके, तो देहांत हो गया था भाई बाद में। कुंवर सिंह के देहांत के बाद इनके छोटे भाई थे अमर सिंह, उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरिकिशन सिंह ने भी उनको पूर्ण सहयोग प्रदान किया। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया और विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। यानी क्षमादान करने के बाद भी अमर सिंह और उसके जो सहयोगी थे उन सबको दंडित किया गया, कारावास में डाल दिया गया। कांग्रेस की स्थापना और बिहार की बात करेंगे भाई अब तो ये था 1857 का विद्रोह। चलिए आगे देखेंगे कांग्रेस की स्थापना और बिहार के बारे में। ये क्लास आपको कैसी लग रही है भाई? ठीक है, इसके बारे में जरूर बताएं अपना। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी विचार, अपने राय जरूर रखें। और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें भाई, और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। यूजीसी नेट गोल्ड के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, और ये पीडीएफ आप जो है प्राप्त कर सकते हैं कहाँ पर? संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। चलिए जी आगे बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना और बिहार की। 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस जो शब्द दिया गया इनको, देखो आपका क्या हुआ, 1884 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। फिर आपका इसी को नाम दिया गया किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस नाम दे दिया गया। तो ये बन गया क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। प्रथम अधिवेशन की अगर बात करें तो बंबई में हुआ, और अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और बिहार में हुए जो कांग्रेस के अधिवेशन थे उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
बिहार में कांग्रेस के अधिवेशन कौन कौन से हुए? एक तो 27वां अधिवेशन 1912 में जो हुआ था, ये बांकीपुर हुआ था। बांकीपुर कहां पर पड़ता है? पटना में पड़ता है भाई। R.N. मुधोलकर इसके अध्यक्ष बने। R.N. मुधोलकर याद रखना है। 37वां जो अधिवेशन हुआ 1922 में गया में हुआ, चित्तरंजन दास इसमें अध्यक्ष बने थे। और 54वां अधिवेशन आपका रामगढ़ में हुआ। रामगढ़ आपका जो वर्तमान झारखंड में चला गया भाई, 1940 में ये हुआ था। और मौलाना अबुल कलाम आजाद इसमें अध्यक्ष बने थे। तो कुल मिलाकर आपके 3 अधिवेशन जो थे ये कहां पर हुए? बंगाल, सॉरी बिहार में हुए। इसमें कौन कौन से? एक तो आपका बांकीपुर पटना में हुआ, फिर आपका बिहार में हुआ, सॉरी गया में हुआ 1922 में, और 1940 में रामगढ़ में हुआ जो वर्तमान झारखंड में चला गया। तो अगर बात करें वर्तमान की तो 2 ही हुए थे, क्योंकि एक झारखंड में हुआ था, लेकिन उस समय बिहार का हिस्सा था। बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन और बिहार का इसमें क्या रोल रहा उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि 1905 की बात है जब ये आंदोलन हुआ, उस समय बिहार बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। बंगाल विभाजन की घोषणा की अगर हम बात करें तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को इसकी घोषणा हुई। तत्कालीन वायसराय थे उसमें लॉर्ड कर्जन ने की। 16 अक्टूबर को इसे प्रभावी या लागू कर दिया गया। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। क्या मनाया गया? रक्षाबंधन मनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। कब? 1906 में। इस आंदोलन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था, जब आपका तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इसके बाद बात करते हैं मुजफ्फरपुर कांड की। ये भी आपका बिहार में हुआ। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था। ये खुदीराम बोस के द्वारा इसमें आपका नेतृत्व किया गया। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में आपका प्रिंगले केनेडी एक पत्रकार थे की पत्नी और पुत्री इसमें आपकी बैठी हुई थी, और ये दोनों घायल हुई। बाद में इनका देहांत हो गया। बमकांड में उनकी मृत्यु हो गई थी। बात करें पिंगले केनेडी की, ये आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थक था, जिस कारण भारतीयों को बड़ा दुख हुआ इसके मरने का। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भागने के लिए कहां पर गए? समस्तीपुर गए। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। तो कुल मिलाकर आपका उस समय 17.5 या पौने 18 साल के आसपास इनकी आयु थी जिस समय ये फांसी पर चढ़ गए। बात करेंगे होम रूल आंदोलन और बिहार की। तो 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पूना में होम रूल लीग का नेतृत्व किया गया। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक, याद रखना है नाम ये आपको, मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा एक स्थापित की गई। और खान बहादुर, इसके अलावा सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा, ये पूरा नाम एक ही है भाई, उपाध्यक्ष बने इसमें। और चंद्रवंशी सहाय एवं वेदनाथ नारायण सिंह को सचिव बनाया गया। इसके बाद बात करें श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 ईस्वी और दूसरी बार 25 जुलाई 1918 ईस्वी को पटना, यानी कुल मिलाकर बिहार में 2 बार यात्रा की एनी बेसेंट के द्वारा। एक 18 अप्रैल 1918 को, दूसरी 25 जुलाई 1918 को। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए, यानी कुल मिलाकर इंग्लैंड की महारानी के अधीन रहते हुए खुद का शासन करना था। संवैधानिक तरीके से सब शासन प्राप्त करना था, यानी कि शासन तो भारतीय करेंगे लेकिन कानून इंग्लैंड की महारानी बनाएगी। अंतिम फैसला इंग्लैंड की महारानी का हुआ करेगा। डोमिनियन स्टेट इसको कहा जाता है, डोमिनियन स्टेट इसको कहते हैं। भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग जो की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में की जाएगी। चलिए जी आगे देखते हैं। होम रूल के बाद चंपारण आंदोलन की बात करेंगे, चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे जो 1917 में हुआ। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था ये। चंपारण में किसानों के लिए 3 कटिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 गट्ठे में से 3 गट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। कितने में? 3 गट्ठे में। तो 3 गट्ठे में नील की खेती करनी होती थी। 1 बीघा में आपके 20 गट्ठे होते हैं। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफी आक्रोश था। वे लोग जो है
नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती के कारण आपका क्या होता था, बंजर बन जाती थी जमीन, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वही आर्थिक रूप से भी शोषक शोषण हो रहा था उन लोगों का। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, अच्छा आपका ये क्या हुआ सत्याग्रह में, इसमें आपका जो साथ दिया था किसके द्वारा, राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरहवा, ये याद रखना भाई, एग्जाम में आया है ये, मुरली भरहवा गांव के राजकुमार शुक्ल, ये ही वो नाम है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, राजकुमार शुक्ल, लेकिन उसके गांव का नाम भी पूछा जा सकता है, जो आपका कहां पर है, मुरली भरहवा गांव में के इस समस्या पर कांग्रेस का ध्यान आकृष्ट किया, यानी कांग्रेस के सामने ये बात रखी। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया और उसमें नील की खेती को लेकर या नील के आपका जो दमन हो रहा था उसको लेकर चंपारण के बारे में अवगत कराया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जो थे J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट नाम था W.J. हार्डकोक। W.J. हार्डकोक नाम याद रखने हैं ये आपको, क्योंकि ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव थे J.M. विल्सन और भाई साहब उस समय डीएम के पद पर थे W.J. हार्डकोक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। डीएम ने कहा भाई गांधी जी चंपारण को छोड़कर चले जाओ, और धारा 144 का उल्लंघन क्योंकि इस क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है और इसका उल्लंघन करने के कारण गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया, यानी कि छोड़ दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव जो हुआ करते थे उनको सौंप दी। तो बिहार और उड़ीसा का जो मुख्य सचिव था उसको अपनी रिपोर्ट सौंपी और परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया। देखो भाई मैंने आपको बिहार के गठन के बारे में सबसे पहली क्लास में ही जब आपका बिहार का परिचय कराया था 1912 में बिहार का गठन किया गया था, उसके बारे में बता दिया था, इसलिए यहाँ पर मैंने उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. इसलाई थे। महात्मा गांधी, L.C. अदामी और राजा हरिप्रसाद, इसके अलावा नारायण सिंह और D.J. रीड तथा G. रेनी आदि इसके सदस्य थे। तो समिति का नाम क्या था, चंपारण एग्रेरियन समिति। इसने जांच की। समिति ने अपनी रिपोर्ट 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह सफल हो गया। तो चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन थे, बिहार के जो स्थानीय नेता थे उनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से एग्जाम आने की आपकी संभावना पूरी पूरी रहेगी भाई। ठीक है, चलो जी बात करते हैं। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी जो रहे बिहार के स्थानीय नेता, एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके अलावा ब्रजकिशोर प्रसाद, इसके अलावा अनुग्रह नारायण, नाम रखना है, नाम याद रखना है, एग्जाम में आ भी चुका है, धरणीधर, इसके अलावा मजहरुल हक ये भी आ चुका है, राजकुमार शुक्ल तो थे, इसके अलावा राम नवमी प्रसाद और शंभू शरण आदि थे। तो ये कुछ प्रमुख नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। दोबारा से फिर से बोल देता हूं, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, राम नवमी प्रसाद और शंभू शरण। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध भी एक आंदोलन शुरू किया था। तो यह था भाई चंपारण आंदोलन जो बिहार में हुआ। बात करेंगे किसान सभा की। 1922 से 1923 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबेर की अध्यक्षता में किसानों का या किसान सभा का गठन किया गया। कब किया गया, 1922 से 23 में, शाह मोहम्मद जुबेर की अध्यक्षता में। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष बने और सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद किशोर सिंह इसके सचिव चुने गए। तो पहली किसान सभा बिहार में 1922-23 में बनी। बात करें 1928 की। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने
बिहटा जो पटना में पड़ता है, औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना की। तो पहली जो प्रमुख किसान सभा थी बिहार की, वो 1928 में बनाई। किसने? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। कहां पर? बिहटा जो पटना में पड़ता है। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई और इसके सचिव बने कृष्ण सिंह, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बनेंगे भाई। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्कृतायन जो एक साहित्यकार भी थे, और पचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल हुए। कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्कृतायन, पचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल हुए। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में हुआ और 1934 ईस्वी में हुआ था भाई। तीसरा अधिवेशन की बात करें तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हुआ, हाजीपुर में, जो बिहार में पड़ता है हाजीपुर, यहां पर हुआ। नवंबर 1936 की बात करें तो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया और 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया और इसके सचिव बने भाई एनजी रंगा, जो दक्षिण भारत से थे। किसान सभा के मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उनका समाधान करना था। तो कुल मिलाकर किसान सभा क्या करती थी? किसानों की मांग उठाती थी। तो बिहार और प्रांतीय किसान सभा के जो सम्मेलन हुए उनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रथम जो हुआ पहला सम्मेलन वो सोनपुर में हुआ था भाई 1929 में, सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बने। दूसरा गया में हुआ 1934 में, पुरुषोत्तम दास टंडन इसे अध्यक्ष बने। तीसरा हाजीपुर में हुआ 1935 में, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा अध्यक्षता की गई। और प्रमुख नेताओं की बात कर लें तो प्रमुख नेता की अगर हम बात करें, यदुनंदन शर्मा थे, कहां से? गया के क्षेत्र से। इसके बाद यमुना कार्यई, ये कहां से थे? दरभंगा और सारण के क्षेत्र से। राहुल संस्कृतायन की बात करें तो ये अंबारी, जो सिवान के क्षेत्र में पड़ता है, अनवारी या अंबारी इसको कहा गया। और कार्यानंद शर्मा की बात करें तो मुंगेर बढ़िया ताल के क्षेत्र से ये आपके आते थे। तो ये कुछ नेता थे जो किसान आंदोलन में बहुत इनका योगदान रहा। अब खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे। खिलाफत आंदोलन और बिहार की बात कर लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों पर एक संधि की गई और विरोध में क्या आंदोलन शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन। ये पूरी दुनिया में चला, मुस्लिमों के द्वारा किया गया। भारत में भी 1919 से 1923 तक ये आंदोलन रहा। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई। इसमें शांति समारोहों के बहिष्कार का आह्वान किया गया कि भाई शांतिपूर्वक जो है बहिष्कार किया जाएगा। 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल की। कब? 19 मार्च 1920 ईस्वी में। 1920 में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ संचालित होता रहा 1920 तक, लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 ईस्वी में खलीफा का पद समाप्त कर देने की घोषणा खुद कर दी गई, जिस कारण जो है यह आंदोलन निष्प्रभावी हो गया, या फिर कह सकते हैं कि समाप्त हो गया खिलाफत आंदोलन। बात करेंगे असहयोग आंदोलन की, जो भारत का सबसे पहला बड़ा आंदोलन माना जाता है। सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया सितंबर में, और गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को इसमें स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो 1920 में होना था दिसंबर में, इसे पूर्ण स्वीकृति प्रदान कर दी गई। तो बिहार की बात करेंगे। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन में 12वें अधिवेशन जो भागलपुर में हुआ, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन पर बल दिया गया। उन्होंने इस पर जो है बढ़ावा देने पर इस पर बल दिया। नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। तो इस आंदोलन को भी याद रखना भाई, शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ था बिहार में। कब? नवंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक और ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव में से अपने नाम वापस ले लिए थे, क्योंकि चुनाव होने वाले थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने, मजहरुल हक ने और ब्रज किशोर प्रसाद तथा मोहम्मद शफी दाऊदी के द्वारा अपने नाम वापस ले लिए गए। इसी समय राजेंद्र प्रसाद के द्वारा वकालत भी छोड़ दी गई। ठीक है जी। तो इसी समय क्या किया? राजेंद्र प्रसाद ने भी अपनी वकालत छोड़ दी और पूरी तरह से असहयोग आंदोलन में लग गए। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने भी साहब की उपाधि छोड़ दी। वे एक साहब हुआ करते थे अंग्रेजी सरकार में, और मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र दे दिया। यानी कुल मिलाकर वे आपके क्या थे? जज थे।
राजेंद्र प्रसाद के भाई, जिनका नाम था राय साहब महेंद्र प्रसाद। इनका नाम भी याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। राजेंद्र प्रसाद को सब जानते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति थे, लेकिन राय साहब महेंद्र प्रसाद को बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने इसके बाद बात करें, असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई और उनके प्राचार्य बने कौन? राजेंद्र प्रसाद, जो पढ़े लिखे थे, वकील थे। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा किया गया। कहां पर? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन। ठीक है जी। मजहरुल हक इसके कुलापति यानी कुलाधिपति बनाए गए और ब्रजकिशोर प्रसाद को कुलपति बनाया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास मित्र खेरू मियां से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। किसने? मजहरुल हक ने। कहां पर भाई? दीघा के पास मित्र खेरू मियां से दान में प्राप्त जो भूमि हुई थी, वहां पर सदाकत आश्रम की स्थापना कर दी। और 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र निकाला। तो बिहार का समाचार पत्र था भाई दी मदरलैंड, नाम याद रखना है। सदाकत आश्रम से स्थापित किया गया था, नाम था दी मदरलैंड या द मदरलैंड नामक एक अखबार निकाला, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। कहां पर? बिहार में। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स को पटना आना था भाई, उनका आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई, हड़ताल यानी पटना को बंद कर दिया गया। और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरा चोरी की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया। क्योंकि चोरा चोरी की घटना हुई कहां पर? गोरखपुर यूपी में, और इसमें 21 सिपाही और एक थानेदार को थाने में बंद करके आग लगा दी गई विद्रोहियों के द्वारा या आंदोलनकारियों के द्वारा, जिस कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिया। ब्रिटिश सरकार ने से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए सरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए, ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए किसने? मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए सरिया संस्था की स्थापना की गई फुलवारी में भाई। इसके बाद स्वराज पार्टी की बात करते हैं, स्वराज पार्टी और बिहार की। कांग्रेस का 37वां जो अधिवेशन हुआ 1922 में, वो बिहार के गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास, सीआर दास जिनको कहते हैं। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया कि भाई कहां पर? कि कांग्रेस जो है भाग नहीं लेगी किसमें? विधायिका के चुनाव में, जिस कारण चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका के प्रवेश के पक्ष में थे और उन्होंने 1923 ईस्वी में आपका एक स्वराज पार्टी का गठन किया और कांग्रेस को छोड़ दिया। तो बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता बने। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो श्री नारायण प्रसाद बने और सचिव बने इसके अब्दुल बारी। ये भी नाम याद रखना है, अब्दुल बारी का भी, और नारायण प्रसाद इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। साइमन कमीशन और बिहार की बात कर लेते हैं। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ और यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों जो 1919 में आए थे उनकी जांच करने के उद्देश्य से लाया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विद्रोह का या विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तो बिहार में उनका देहांत हो गया। लाहौर में लाठीचार्ज किया गया सैंडर्स के द्वारा, जिस कारण उनका देहांत हो गया था। बिहार में साइमन कमीशन की बात करें तो 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना साइमन कमीशन बिहार में आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार में नौजवानों ने विद्रोह प्रदर्शन किया, यानी कि उसका बहिष्कार किया, काले झंडे दिखाए गए। चलिए जी, बात करेंगे बिहार सोशलिस्ट पार्टी की। तो 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा और रामानंद मिश्रा तथा रामवृक्ष बेनीपुरी आदि के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1934 ईस्वी की बात करें तो पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल जो पटना में है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, नाम याद रखना है, आचार्य नरेंद्र देव। और इसके सचिव जो बने जयप्रकाश नारायण बने, जयप्रकाश नारायण इनके सचिव बने। इसके अन्य सदस्यों की बात करें तो रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा और अब्दुल बारी, इसके अलावा योगेंद्र शुक्ल आदि इसके प्रमुख नेता थे। इस संगठन का मुख्य योगदान था समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने
में रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे अब जो बिहार में हुआ। चलिए जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करूं तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव भी इसी आंदोलन के समय पारित हुआ था 1929 में ही। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1934 की सॉरी 1930 की अगर बात करें, 26 जनवरी 1930, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कांग्रेस के ही आह्वान पर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा या उसका उल्लंघन किया और सत्याग्रह आरंभ हो गया। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ की बात करें तो 15 अप्रैल को चंपारण में सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर इसका विरोध किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर विरोध प्रदर्शन किए गए। तो याद रखना है, बिहार में नमक सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से हुआ था। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष बने कौन? सर अली इमाम। स्वदेशी लीग की स्थापना कहां हुई? बिहार में। कब? मई 1930 में। अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल की, यानी कि उन लोगों ने कपड़े नहीं पहने तो नंगी हड़ताल शुरू कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही बिहार में चौकीदारी कर शुरू हुआ। चौकीदारों ने कर देना बंद कर दिया जिसका और चौकीदारी कर बंद करने का आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि क्षेत्रों में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। कहां कहां पर? चंपारण, सारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर और पटना के क्षेत्र में। 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजी सरकार के द्वारा। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके 6 माह की कैद में बंद कर दिया गया। 6 माह की कैद उनको हुई। किनको? राजेंद्र प्रसाद को। 5 जुलाई को गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया और वे जेल में चले गए। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा। बिहार विधानसभा चुनाव की बात करेंगे अब भाई, तो बिहार विधानसभा चुनाव देख लेते हैं जी। चलिए भाई, बिहार विधानसभा जो चुनाव हुए, देखो पूरे भारत में ही पहली बार चुनाव हुए। कब? 1937 में। तो बिहार में भी हुए। जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए और चुनावों में 152 स्थानों में से 107 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। कहां पर? बिहार में। और 98 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। तो बिहार में कुल सीटें की अगर बात करें तो 152 थी। 152 में से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा 107 पर और 107 में से 85 सीटें प्राप्त की। सॉरी 98 सीटें प्राप्त की। 98 भाई, 98 सीटें प्राप्त की। 98 सीटें जीतकर, ठीक है, कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। यानी कि कांग्रेस को क्या हुआ? पूर्ण बहुमत मिल गया और कांग्रेस की सरकार का गठन किया गया। कहां पर? बिहार में। तो बिहार में जिस सरकार का गठन किया जाना था उसका नाम था भाई कांग्रेस। ठीक है, चलिए जी, विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिला। तत्कालीन राज्यपाल एम.जी. हेलेट की अगर बात करें, राज्यपाल क्या नाम था? एम.जी. हेलेट, जो अंग्रेज थे, ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण भेजा। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने क्या करते थे, वे आपकी सरकार में हस्तक्षेप करते थे। जबकि आपका श्री कृष्ण सिंह ने कहा कि आप सरकार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करोगे, तभी जाकर मैं शपथ लूंगा। अब उन्होंने ऐसा जो ना, अब उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। किसने? राज्यपाल ने, जिस कारण इन्होंने सरकार नहीं बनाई। इसके बदले में क्या हुआ? इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी जो पार्टी थी उस समय की, इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया और उसने सरकार बना ली। तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल जो है 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को गठित हुआ। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री बने। तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था भाई, ठीक है, क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री बोलते थे उसमें। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया। तो पहले मुख्यमंत्री कौन बने? पहले मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस बने, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने सरकार बनाने से मना कर दिया था, जिस कारण राज्यपाल ने उनको आमंत्रित कर दिया और बाद में फिर जो है
कांग्रेस के द्वारा सरकार बनाई गई तो जो है श्री कृष्ण फिर से क्या हुए, मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। मुख्यमंत्री को उस समय क्या बोलते थे, प्रधानमंत्री कहते थे भाई। चलिए जी, तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए और प्रोफेसर अब्दुल्ला बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को त्याग पत्र दे दिया। यानी कि जब कांग्रेस ने कहा तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, यानी कि इन्होंने जो है सीट छोड़ दी। तो इस तरह से जो है बिहार में सरकार 1937 में बनी और 1939 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो इस तरह से बिहार में आपका श्री कृष्ण की सरकार समाप्त हुई, कांग्रेस की सरकार समाप्त हुई, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में इन्हें शामिल करने की घोषणा कर दी गई थी। किसके द्वारा? अंग्रेजी सरकार के द्वारा। तो इस तरह से जो है इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अब आगे देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं भाई। चलिए जी, भारत छोड़ो आंदोलन को देखेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन भारत का अंतिम आंदोलन रहेगा आजादी से पहले, इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो जी, भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे अब। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपकी कहां से? मुंबई से। मुंबई में जो आपका गवालिया टैंक था वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन बिहार में देखते हैं बिहार में कहां से शुरू हुआ। चलिए जी, थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन की अगर मैं बात करूं तो क्रिप्स मिशन 1940 में आया, सॉरी 42 में ही आया था। तो इसकी असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की आंदोलन को शुरू किया गया। कहां से? मुंबई से भाई, बंबई से। बंबई से इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। गांधी जी ने इसी समय करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और बिहार में राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया। ये आपको याद रखना है, बांकीपुर जेल में रखा गया था। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। बलवंत सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि ये क्या थे? महाधिवक्ता थे। कौन? बलवंत राय साहे अंग्रेजी सरकार में महाधिवक्ता के पद पे थे, लेकिन जब कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने अपना पद छोड़ दिया। 11 अगस्त 1942 ईस्वी की बात है। बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर तिरंगा झंडा फहराया। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर, नाम याद रखना है भाई, एग्जाम में आ सकता है। WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए और अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। मरने वालों की कुछ बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें मारे गए थे। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी और जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। एग्जाम में हो सकता है कि इनके नाम आपको देखने को मिल जाएं भाई। तो एक बार फिर से बता देता हूं, उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और देवी पद चौधरी के अलावा जगपति कुमार इस गोलीकांड में मारे गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किए गए। इन सातों के स्मारक स्थापित किए गए थे भाई, जिनका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जिनका नाम था जय रामदास दौलतराम के द्वारा इनका शिलान्यास किया गया। जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1956 में किया गया था भाई। चलिए जी, आगे बात करेंगे। 12 अगस्त 1942 ईस्वी को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित किया गया। नेपाल में इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्यवाही, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया था। तो कुल मिलाकर सरकार की जो व्यवस्था थी पूरी तरह से ठप करनी थी इसमें, इसलिए इसका आंदोलन को शुरू किया गया। आजाद दस्ता के संस्थापक की बात करें तो जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल भाई, कहां पर पड़ती है वर्तमान में? झारखंड में। हजारीबाग जेल में रखा गया। लेकिन 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात को वे अपने 5 साथियों के साथ रामानंदन मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल और गुलाबी सोनार तथा शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांद कर भाग निकले और आजाद दस्ता का गठन किया।
तो याद रखना है किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। उन्हें जेल में डाल दिया गया था, लेकिन 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात को अपने 5 साथियों के साथ रामानंदन मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार को फांद कर ये भाग निकले थे और आजाद दस्ता का इन्होंने गठन किया। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर केंद्र राजविलास जंगल में स्थापित किया गया। कहां पर? राजविलास का जो जंगल था उसमें स्थापित किया गया। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध और अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी जाती थी। इसके निदेशक की बात करें तो सरदार नित्यानंद सिंह, सरदार नित्यानंद सिंह इसके क्या थे भाई? निर्देशक थे। इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो आजाद दस्ता से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आगामी परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन यहां से देखने को मिले, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई। इसका गठन किया था किसने? अभी बताया मैंने आपको, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, ये भी नाम याद रखना है। अरुणा आसफ अली, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंदन मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। तो इन सब के नाम याद रखने हैं आपको। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली बहुत प्रमुख नेता रही है, ये भी क्रांतिकारी। सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंदन मिश्र और अच्युत पटवर्धन के नाम प्रमुख हैं। आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया को दिया गया था। 1943 में मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में आजाद दस्ता का प्रयास स्थिर यानी कि सुस्त पड़ गया या ठंडा पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया और स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। यानी कुल मिलाकर बिहार में ट्रेन पर कब्जा कर लिया और ट्रेन किस नाम से चलाई? स्वराज ट्रेन के नाम से चलाई। सीवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए, यानी कि मारे गए। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, इनका नाम भी याद रखना है आपका। कहाँ के थे भाई? सीवान के क्षेत्र में। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान रहा। 1942 में इनका नाम पटना लॉज था। बाद में 1948 में इसका नाम गांधी मैदान कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए और 8,783 को सजा दी गई। कितनों को? 8,783 को सजा दी गई। 134 लोग शहीद हुए और 362 व्यक्ति इसमें घायल हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में। तो बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा भारत छोड़ो आंदोलन में। पृथक बिहार राज्य गठन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पृथक बिहार राज्य गठन का श्रेय श्री सच्चिदानंद सिन्हा को दिया जाता है। उन्होंने महेश नारायण और श्री कृष्ण सहाय तथा नंदन किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पहली बार पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया और मांग की अलग राज्य की बिहार के नाम से। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 में क्या हुआ? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष जो बने हसन इमाम को बनाया गया। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ और इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। दूसरा अधिवेशन की बात करें तो 1909 में भागलपुर में हुआ। इसमें भी पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार, जो तीसरा दिल्ली दरबार लगा, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल से पृथक कर एक नए राज्य के रूप में गठित करने की घोषणा कर दी गई। आधुनिक बिहार से जुड़े कुछ तथ्य जो वर्तमान बिहार के हैं उनके बारे में बात करेंगे भाई। 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण किया और मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की और उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। तो मुस्लिम लीग के विरोध में बनी कौन सी? मोमिन कांग्रेस। 1938 की बात करेंगे तो आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता जो बने राम जयपाल सिंह
बने थे। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो कुछ महिलाओं के नाम हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जैसे श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती सैल बाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यावासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी और श्रीमती भगवती देवी। ये कुछ प्रमुख नाम हैं बिहार की महिलाओं के जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए और स्वतंत्रता सेनानी बनी। आशा सहाय की बात करें, आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हुई और 1946 ईस्वी में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने की प्रशिक्षण दिया। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्री जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। देखो भाई, श्रीमती जिरियावती देवी गोविंदपुर गांव की थी, नरसिंह गोप की पत्नी थी। तो अंग्रेज अधिकारी कितने मारे इसने? 16 को मारा। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी आश्रम, खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इसके अलावा पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन नामक पुस्तकों की रचना की। तो याद रखना है, भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन जो पुस्तक थी पंडित जगन्नाथ प्रसाद की थी। कहां पर? बिहार में चली भाई, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी की। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। राजा साहब के नाम से एक लेखक थे, उन्होंने गांधी टोपी पुस्तक की रचना की। 1906 में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया। कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम देख लेते हैं भाई जो बिहार से संबंधित है जी। 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन रहा। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ बिहार में ही। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म बिहार में हुआ। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ और 468 ईसा पूर्व में ही महावीर स्वामी का भी निधन हुआ। 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान, हरेक वंश की स्थापना की गई। 455 ईसा पूर्व में ही उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाई गई और इस शहर की स्थापना की गई। 344 ईसा पूर्व में नंदवंश की स्थापना हुई। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई, नंदवंश का अंत कर दिया गया। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत जारी किया गया। 320 ईसा पूर्व में गुप्त संवत आरंभ हुआ। 635 ईस्वी में वैनसांग की बिहार में यात्रा हुई और 673 ईस्वी में इत्सिंग बिहार की यात्रा पर आया, जो चीनी यात्री थे भाई। 750 ईस्वी में पालवंश की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई। 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ में जीत हासिल की इसने और 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान किया गया। 1324 से 25 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार में अभियान हुआ। 1359 से 1360 ईस्वी में फिरोज शाह का बिहार में अभियान हुआ और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने भी बिहार में अभियान किया था। बाबर की बात करें तो बाबर द्वारा नुहानियों पर जीत हासिल की गई 1529 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में हुमायूं का नुहानियों पर जीत हासिल हुई, हुमायूं ने भी। और 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेरशाह की जीत हुई। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई और भारत में सूरी वंश की स्थापना की गई। 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने पटना का पुनर्निर्माण करवाया और पाटलिपुत्र के स्थान पर इसका नाम पटना रखा। 1545 ईस्वी में सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण करवाया गया। 1545 ईस्वी में ही कालिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन हो गया। 1576 में अकबर का विजय अभियान। 1616 ईस्वी में मनेर के दौलत शाह के मकबरे का निर्माण हुआ और 1621 ईस्वी में शहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना। शहजादा परवेज
इसके बाद 1632 ईस्वी में पेटरमुंडी की बिहार में यात्रा हुई और डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। 1651 में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना की गई और 1666 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ पटना में। 1670 ईस्वी में जॉन मार्शल की बिहार में यात्रा हुई। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। 1713 ईस्वी में फर्रुख सियार का बिहार में राज्याभिषेक हुआ। 1717 में अंग्रेजों को व्यापारिक अधिकार मिला, जिसको मेगना कार्टा कहा जाता है अंग्रेजों के लिए। 1740 में अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बना। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां का निधन हो गया। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1757 में प्लासी का युद्ध, 64 में बक्सर का युद्ध और 65 में इलाहाबाद की संधि हुई। 1770 में बिहार में भीषण अकाल पड़ा। 1784 में गोलघर का निर्माण किया गया, एक अन्नागार था उस समय। इसके अलावा 1821 की बात करें तो बिहार में वहाबी आंदोलन हुआ। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ। 1857 में देवघर से बिहार में 1857 की क्रांति का शुरुआत हुई, जो झारखंड में चला गया फिलहाल। 1865 की बात करें तो पटना अभियान द्वारा वहाबी आंदोलन का दमन कर दिया गया। अब बात करें 1874 की, तो बिहार में अकाल पड़ा। 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। जीराबाई सीवान में पड़ता है वही क्षेत्र। 1899 से 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ। 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कांग्रेस की स्थापना की गई। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बमकांड बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया और मुजफ्फरपुर बमकांड के कारण ही आपका प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। 1911 में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई। 1912 में बिहार जो है अलग राज्य बन गया। 1913 में पटना के सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई या गठन किया गया। 1914 में ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ और 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब? 1916 में। बिहार में होम रूल आंदोलन भी शुरू हुआ। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन भी शुरू हुआ। तो खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ और किसान आंदोलन भी। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन और इसके अलावा मजहरुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की गई। कहां पर? पटना में भाई। 1921 की अगर बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना की गई। 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया। 1929 ईस्वी में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। 1930 ईस्वी में बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ और 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन किया गया। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना की गई और 1937 ईस्वी में बिहार प्रांतीय चुनाव हुए। 1939 की बात करें तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी गई थी अंग्रेजी सरकार के। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की एक शाखा का बिहार में गठन हुआ, जिसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल हुआ और पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 ईस्वी को 7 छात्र शहीद हो गए भाई। 1942 में आजाद दस्ता का गठन किया किसने? जयप्रकाश नारायण ने। 1940 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत औपचारिक रूप से शासन से स्वतंत्र हो गया, औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हो गया भाई। ठीक है, तो ये था भाई आपका क्या बिहार का इतिहास। अब बात करेंगे बिहार के भूगोल की। ठीक है जी, तो बिहार के भूगोल को देखेंगे भाई। तो बिहार का भूगोल देखते हैं। तो बिहार का इतिहास हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। प्राचीन बिहार, आधुनिक बिहार और मध्यकालीन बिहार, तीनों बिहार का जो तीनों पोर्शन थे वे कंप्लीट कर चुके हैं। वे तीनों पोर्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और भाई देखो, यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या। अब देखेंगे भाई आपका बिहार बिहार का भूगोल। तो बिहार के भूगोल के बारे में बात करेंगे है जी। बिहार का भूगोल के बारे में पढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए भाई बिहार का भूगोल पढ़ते हैं हम।